Hello everyone, welcome to the next video of Indian Express Explain series for prelims 2025. This is the third part of April month और हम स्टार्ट करेंगे लालामा 3 से। लालामा 3 क्या है? लालामा 3 मेटा का नया लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ठीक है, लालामा 3 क्यों बोलते हैं? देखो, लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा एआई और ये थर्ड इटरेशन है। इससे पहले 1 और 2 लॉन्च हुआ था और अभी थर्ड लॉन्च किया है किसने? मार्क जकरबर्ग ने। और मार्क जकरबर्ग कौन है? मेटा के फाउंडर। और मेटा को पहले क्या बोला जाता था? फेसबुक। ठीक है, अब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं? देखो, दे आर बेसिकली अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल। क्या करते हैं ये? दे प्रोसेस एंड जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट। अब इनको लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे आर ट्रेन्ड ऑन मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा। आप बहुत ज़्यादा डाटा इनपुट करते हो, उस डाटा को ये प्रोसेस करते हैं, उसके बाद ये ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट करते हैं। ठीक है, अब ये जो लालामा 3 है ये क्या कर सकता है? देखो, ये डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट क्रिएट कर सकता है। जैसे पोएम लिख सकता है, कोड लिख सकता है, स्क्रिप्ट लिख सकता है, म्यूजिकल पीसेस लिख सकता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिफरेंट लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट भी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज IRDAI के बारे में। ये इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है। इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1999। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, क्या एम है इसका? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंश्योरेंस कस्टमर। स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि इस एक्ट के अंडर फॉर्म हुई है 1999 के, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। ठीक है, पावर और फंक्शन कहाँ से डिराइव करता है? एक तो ये 1999 का एक्ट है, दूसरा इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938। ठीक है, अब इनका एक इनिशिएटिव है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय द ईयर 2047। तो इसके अंदर IRDAI क्या टारगेट कर रहा है? सो दे आर बेसिकली ट्राइंग टू अचीव इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय द ईयर 2047। मतलब हर सिटीजन के पास कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कवरेज एक्सेट्रा होना चाहिए। ठीक है, अब कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है कि IRDA हैज़ लिफ्टेड द एज सीलिंग ऑफ 65 ईयर्स फॉर बाइंग अ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी। तो मतलब अगर आपकी एज 65 साल से ज़्यादा की है तो अब आप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हो, इससे पहले नहीं खरीद पाते थे। ठीक है, सो चाहे आप 80 साल के हो, 90 साल के हो, आपको कोई एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन भी हो, यू विल बी एबल टू बाई हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, सो दिस इज ह्यूज रिलीफ फॉर ऑल इंडियंस अबाउ द एज ऑफ 65। ठीक है, और इस IRDA ने ये भी बोला है कि इंश्योरेंस कंपनीज डिफरेंट तरीके के पॉलिसीज लेकर आएँ। उसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई प्रोग्राम हो, मतलब इंश्योरेंस स्कीम हो, स्टूडेंट्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, सो दैट इज़ देयर। अब बात करते हैं इसकी, इस आर्टिकल की। अब कंटेक्स्ट क्या है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने हुक्का बार्स पे बैन लगाया। क्यों लगाया? उन्होंने बोला कि वी आर डूइंग इट इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। और दूसरा उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि हुक्का बार्स वर एन इलीगल सर्विस अंडर इंडियाज एंटी टोबैको लॉ। कौन सा लॉ है इंडिया का? सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट ऑफ 2003, COTPA, है ना। अब ये जब बैन लगाया तो जो रेस्टोरेंट ओनर्स थे, हुक्का बार के ओनर थे, वो हाई कोर्ट चले जाते हैं और बोलते हैं कि दिस बैन इज वायलेटिंग आवर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। और इसमें बोला जाता है कि यू हैव राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस गारंटेड बाय आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। गवर्नमेंट ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया? गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम ना DPSP आर्टिकल 47 को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसके अंदर स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो न्यूट्रिशन का लेवल इंक्रीज करे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इसको इम्प्रूव करे और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करे। और ऐसा करने के लिए सरकार, स्टेट क्या कर सकता है? स्टेट क्या कर सकता है? स्टेट ना प्रोहिबिट कर सकता है। क्या, किस चीज को प्रोहिबिट कर सकता है? कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए इंजीरियस हो सकते हैं। लेकिन अगर चाहे मेडिकल पर्पसेस के लिए एक्सेप्शन होगा, मेडिकल पर्पसेस के लिए अलाउ कर सकता है स्टेट। सो वो बोले हम इसको प्रोहिबिट कर रहे हैं क्योंकि हुक्का बार इज इंजीरियस टू हेल्थ, राइट। ठीक है, और आर्टिकल 47 DPSP का पार्ट है। ठीक है, DPSP पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेंगे। दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, राइट, बट दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल while making laws। और हाई कोर्ट ने क्या बोला? आर्टिकल 47 was intrinsically linked with the right to life with dignity under आर्टिकल 21। अगर हमको एक डिग्निफाइड लाइफ जीनी है तो आर्टिकल 47 इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आर्टिकल 47 में बोला कि यू हैव टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन
एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, राइट। ठीक है, तो जो ये उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया था कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने बोला, कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला भाई देयर कैन बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, और आर्टिकल 47 जैसे डीपीएसपी कैन बी यूज टू जस्टिफाई अ रिस्ट्रिक्शन ऑन सिटीजन्स राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। ठीक है, सो इस आर्टिकल में इतना ही था। इस अब बात करते हैं, देखो जब भी आप जूता खरीदने जाते हो, है ना, फुटवेयर, जूता खरीद रहे हो, चप्पल खरीद रहे हो, स्लीपर्स, शूज़ एंड ऑल, तो जो साइज चार्ट होता है वो या तो अमेरिकन इंग्लिश वाला होगा, या अमेरिकन होगा, या यूरोपियन साइज चार्ट के बेसिस पे आप अपना शूज़ एंड स्लीपर परचेज करते हो, बाई करते हो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, देखो एक सर्वे हुआ, ठीक है, वो सर्वे किसने किया, वो सर्वे किया सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जो कि CSIR के अंडर आता है। और ये कहाँ पर है, ये सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये चेन्नई में। तो इन्होंने एक सर्वे किया, और इस सर्वे में उन्होंने पाया कि जो इंडियंस के फीट है ना, इंडियंस के पैर हैं, इंडियन लोगों के पैर हैं, दे आर वाइडर देन दोज ऑफ यूरोपियन और अमेरिकन। ठीक है, और हम किसका साइज चार्ट फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, बाई वियरिंग फुटवियर नॉट डिजाइंड अकॉर्डिंग टू आवर फीट स्पेसिफिकेशन, कई बार हमको इंजरीज होती हैं, शू बाइट होता है, और हमारी फुट हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज होती है, स्पेशली जब आप बात करते हो एल्डरली वुमेन की और डायबिटिक्स पेशेंट की। ठीक है, तो अब इन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम सर्वे करेंगे और एक इंडियन साइजिंग सिस्टम लेकर आएंगे फुटवियर के लिए, और उसका नाम रखेंगे BHA, भा। तो याद रखना, भा किससे निकला है, भारत से निकला है। ठीक है, सो उसी बेसिस पे फिर फुटवियर मैन्युफैक्चर होंगे इंडिया में इन फ्यूचर। अब ये देखो, इन्होंने एक सर्वे किया है, ठीक है, CLRI ने, और ये रिकमेंडेशन इन्होंने किसको दिए, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT को दी है, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर है। और DPIIT ने इस रिकमेंडेशन को फॉरवर्ड किया है BIS को, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और ये अथॉरिटी है जो ना इस साइजिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेगी, राइट। सो अप्रूवल के लिए इसके पास भेज दिया है DPIIT ने। BIS के बारे में आपको और क्या पता है, प्लीज राइट इन दी कमेंट सेक्शन। और ये जो भा है, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड सम टाइम इन द ईयर 2025, राइट। सो प्लीज ये याद रखना, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इट इज इन चेन्नई, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, चेन्नई में। ठीक है, राइट। सो चलो आगे बढ़ते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। देखो सिंगापुर और हांगकांग की अथॉरिटी ने बोला है कि MDH के मसाले में इथाइलिन ऑक्साइड मिला है। इथाइलिन ऑक्साइड क्या है, पेस्टिसाइड है एक, और इसको क्लासीफाई किया गया है एज अ ग्रुप 1 कार्सिनोजन बाय इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इट कैन कॉज कैंसर, कैंसर हो सकता है अगर हम इथाइलिन ऑक्साइड को खा लेते हैं, मसालों में खा रहे हैं ना, मसालों के थ्रू। तो इथाइलिन ऑक्साइड क्या है, इंडस्ट्रियल केमिकल है, कलरलेस है, हाईली फ्लेमेबल है, और रिएक्टिव गैस है जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी इन सबको मारता है। अब जो स्पाइस इंडस्ट्री है वो ना इस इथाइलिन ऑक्साइड को कैसे यूज करती है, एज अ फ्यूमिगेंट यूज करती है, ताकि माइक्रोबियल कंटामिनेशन है वो कम हो जाए। ठीक है, फिर देखो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ठीक है, सैंपल लिए स्पाइसेस के, ठीक है, सारे ब्रांड्स के, MDH, एवरेस्ट एंड ऑल, ठीक है, और फिर देखा कि भाई कोई इथाइलिन ऑक्साइड का ट्रेस नहीं था। ये हांगकांग और सिंगापुर वालों ने फालतू में इशू रेज कर दिया। ठीक है, आप देखो यहाँ देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम जब साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए थे ना, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो ऐसा लास्ट टाइम कब हुआ था, 1967 में हुआ था, जब लोकसभा और वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन एक साथ हुए थे। ठीक है, अब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एक और चीज़ आपको याद रखनी है, 10 जनवरी 1966 1966 में ताशकंद डिक्लेरेशन साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया की साइड से प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और पाकिस्तान की साइड से आयूब खान, इन्होंने साइन की थी। ठीक है, उसके बाद उज्बेक सिटी में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे शास्त्री जी, उनकी डेथ हो गई थी वेरी नेक्स्ट डे। ठीक है, और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, सो ये प्लीज़ याद रखना, गुलजारी लाल नंदा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, उसके बाद आगे बस इतना ही देखते हैं, ज़्यादा नहीं। अब नागालैंड कब बना था, इन द ईयर 1963। हरियाणा कब बना था, 1966 में। और ठीक है, चंडीगढ़ को एक सेपरेट यूटी डेजिग्नेट किया गया था। ठीक है, सो दैट इज़ देयर। ठीक है, इंदिरा को शुरू में गूंगी गुड़िया बोला गया था, फिर गूंगी गुड़िया ने दिखाया कि वो क्या कर सकती हैं। और आफ्टर 1967
अ न्यू एरा बिगेन इन इंडियन पॉलिटिक्स विच वॉज डोमिनेटेड बाई इंदिरा गांधी। ठीक है, तो ये है दैट इज़ देयर। इस आर्टिकल में से एक काम का चीज़ ये है कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन फॉर ए बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन which in the opinion of state is not adequately represented in the service under the state। so इसको याद रखना आर्टिकल 16 क्लॉज 4 को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो या नहीं कर सकते, इसकी जजमेंट आ गई है, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में। इनहेरिटेंस टैक्स देखो, ये बोला जा रहा है कि हमको वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, तो भाई इनहेरिटेंस टैक्स लगाना पड़ेगा। तो इससे पहले क्या था इंडिया में? हाँ था, उसका नाम था तब था स्टेट ड्यूटी, लेकिन ये 1953 में इंट्रोड्यूस हुआ था और अबॉलिश इसको कर दिया था 1985 में। फिर हमारे पास वेल्थ टैक्स भी था, गिफ्ट टैक्स भी था, लेकिन गिफ्ट टैक्स को हमने 1998 में अबॉलिश कर दिया और वेल्थ टैक्स को 2015 में अबॉलिश कर दिया। ठीक है, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। अब ये आर्टिकल 244 ए क्या है? देखो, आर्टिकल 244 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि वी कैन क्रिएट एन ऑटोनोमस स्टेट विद इन अ स्टेट, है ना, आसाम में। देखो, आर्टिकल 244 ए वाज इंसर्टेड बाय 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और इसके थ्रू पार्लियामेंट के पास यह पावर आ जाती है कि वो ऐसा कानून पास करे जिसके अंदर आप आसाम के अंदर, स्टेट ऑफ आसाम के अंदर एक ऑटोनोमस स्टेट फॉर्म कर सको। ठीक है, देखो अब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं ना, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वो किस शेड्यूल के अंडर फॉर्म होते हैं? अंडर 6th शेड्यूल, है ना, 6th शेड्यूल। और 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट आते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। AMTM, AMTM। देखो अब यहाँ पे कितने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं इंडिया में? 10 हैं। जब आप आसाम की बात करते हो तो बोडोलैंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, कार्बी आंगलोंग और नॉर्थ कचर हिल्स, ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 3 ही हो गए। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया हिल्स। ठीक है, तो गारो, खासी, जयंतिया, सो ये असम में हो गए, ये मेघालय में। उसके बाद त्रिपुरा में ये है त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, उसके बाद मिजोरम में चकमा लाई मारा, चकमा लाई मारा। सो ये 10 हमारे पास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। ठीक है, और इनके पास ज़्यादा पावर होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और कुछ कुछ जुडिशियल पावर भी होती है। ठीक है, अब 5th शेड्यूल में कितने स्टेट हैं? 10 स्टेट हैं क्या? अगर 10 हैं तो प्लीज़ राइट देयर नेम इन दी कमेंट बॉक्स। ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये फाइव आइज अलायंस न्यूज़ में था क्या? ये इंटेलिजेंस शेयरिंग ग्रुपिंग है जिसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल है? देखो, ये है कनाडा और ये है US। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, UK, और फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। सो कनाडा, US, UK, देन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 5 कंट्री हैं। और ये है क्वाड। क्वाड में कौन कौन से कंट्रीज हैं इन्वॉल्व हैं? देखो, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, और एक है ऑकस। इसमें कौन कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व हैं? ऑस्ट्रेलिया, UK एंड USA, जिसमें UK और USA मिल के ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हो गया। अब बात करते हैं हम होयसाला टेम्पल्स के बारे में। कंटेक्स्ट क्या है कि जो सेक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ होयसालास, इसके अंदर 3 टेम्पल्स इंक्लूड हैं। तो इन तीनों टेम्पल को, और इस नाम से सेक्रेड एनसेम्बल ऑफ होयसालास, इस नाम से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में जगह मिल गई है। सो इट इज़ द 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट फ्रॉम इंडिया। सो इंडिया का ये 42nd साइट है जो कि WHS यूनेस्को की लिस्ट में आ गया है। ठीक है, अब ये 3 टेम्पल जो हैं वो 12th और 13th सेंचुरीज में बनाए गए थे। ठीक है, अब देखो कौन कौन से हैं? चेन्नाकेश्वर टेम्पल जो कि बेल्लूर में है, होयसालेश्वरा टेम्पल जो कि हेलेबीडू में है, और केशवा टेम्पल जो कि सोमनाथपुरा में है। ठीक है, हाँ देखो, चेन्नाकेश्वरा टेम्पल के बारे में बात करते हैं। सो इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, कॉन्सिक्रेटेड इन द ईयर 1117 AD बाय किंग विष्णुवर्धन। क्यों? बिकॉज ही डिफीटेड चोलास, और इसलिए इस टेम्पल को विजय नारायण टेम्पल भी बोला जाता है। देखो यहाँ पे देखो, ये है चेन्नाकेश्वर टेम्पल इन बेल्लूर। केशव ना विष्णु जी का एक नाम है केशव, चेन्नाकेश्वर टेम्पल। सो कहाँ पर है? वेल्लूर में।
11,016 AD या 17 जो भी है आसपास उसी के बनाया था होयसाला किंग विष्णुवर्धन ने, क्योंकि उन्होंने चोलास को डिफीट किया था। स्टार शेप्ड है, देखो यहाँ देखो ये स्टार शेप्ड दिख रहा है आपको, स्टार शेप्ड, ठीक है, डेडिकेटेड लॉर्ड विष्णु, ठीक है, बेलूर में। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा टेम्पल कौन सा है, केशवा टेम्पल। सो अगेन इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। देखो ये चेन्ना केशवा विष्णु जी और ये केशवा विष्णु जी, ठीक है, याद रह जाएगा। सो वैष्णवाइट श्राइन है। किसने बनाया था, सोमनाथपुरा में बनाया गया था। किसने बनाया, सोमनाथ ने बनाया। सोमनाथ कौन थे, होयसाला किंग नरसिम्हा थर्ड के जनरल थे। सो मिड 1200 में। अब ये देख लो यहाँ पर, ये है केशवा टेम्पल। ये अगेन आपको ये फीचर देखना, स्टार शेप और सोप स्टोन यूज किया हुआ है, सोप स्टोन, ठीक है, और डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा इन 3 फॉर्म्स, जनार्दन, केशवा एंड वेणुगोपाला, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं होयसालेश्वरा टेम्पल की, जो कि कहाँ है, हेलिबीडो में है, और यहाँ पे लार्जेस्ट शिवा टेम्पल है जो कि होयसालास ने बनाया था, ठीक है, ये है होयसालेश्वरा टेम्पल, ठीक है। अगेन आपको ये पैटर्न दिखेगा स्टार शेप्ड, ठीक है, और यहाँ पे जैन बसादी है, बसादी का मतलब टेम्पल, सो जैन टेम्पल भी है यहाँ पे, ठीक है, और स्कल्पचर्स आपको रामायण महाभारत इन सब के टाइम के आपको दिख जाएंगे, ठीक है, मतलब वहाँ से इमेजेस वगैरह सीन्स वगैरह आपको दिखेंगे, ठीक है। शिवा टेम्पल है ये, ठीक है। सो ये 3 टेम्पल है। अब इनके फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, ठीक है। होयसाला आर्किटेक्चर का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, सोप स्टोन का यूज़ किया गया है, अ मेलिएबल स्टोन दैट इज इजी टू कार्व, ठीक है। आपको स्कल्पचर्स में एनिमल सीन्स दिखेंगे, डेली लाइफ के सीन्स दिखेंगे, एपिक्स और पुराना से आपको बहुत सारी कहानियां वहाँ पे डिपिक्ट होंगी, ठीक है। सो उस टाइम की सोसाइटी का आइडिया हमको ये देता है, ठीक है। और 3 स्टाइल्स का कॉन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा होयसाला आर्किटेक्चर में। कैसा कैसा, द्रविडियन, उसके बाद वेसारा और नगरा। सो द्रविडियन जो आर्किटेक्चर है वो हमको पल्लवा और चोला टेम्पल्स में देखने को मिलता है, और जो वेसारा स्टाइल है वो हमको चालुक्य और राष्ट्रकूटा टेम्पल्स में देखने को मिलता है, और नगरा स्टाइल नॉर्थ इंडिया में फेमस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो बनाए गए टेम्पल्स, दे आर बिल्ट ऑन स्टेलाइट प्लेटफॉर्म, स्टार शेप, देखा ना यहाँ पे, ये स्टार शेप प्लेटफॉर्म पे बनाए गए टेम्पल। सो ये प्लेटफॉर्म है, कैसा प्लेटफॉर्म है, स्टार शेप और स्टेलाइट भी बोल सकते हो, उसके ऊपर ये टेम्पल बनाया गया है, ठीक है। वॉल्स एंड पिलर्स आर कवर्ड इन ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, ठीक है। दे आर साइन, इसका मतलब क्या है, जिन्होंने बनाया है स्कल्पटर्स और जो मैसन्स मिस्त्री वगैरह, उन्होंने अपने नाम्स और डिटेल्स वगैरह भी इस पे लिख दिए हैं, टेम्पल्स पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब कुछ और चीज़ देख लो, केशवा टेम्पल इन सोमनाथपुरा इज बिल्ट इन द शेप ऑफ 16 पॉइंट स्टार, और 3 श्राइन्स है उसमें डेडिकेटेड टू केशवा, जनार्दन एंड वेणुगोपाला, ये हमने देख लिया। होयसालेश्वरा टेम्पल कहाँ पे, हेलिबीडू में है, और आपको ये याद रखना है कि इट वॉज रेडेड एंड सैक्ड बाई मलिक काफूर। कौन है ये मलिक काफूर, जो अलाउद्दीन खिलजी थे ना दिल्ली के सुल्तान, उनका जनरल था मलिक काफूर, ठीक है। अब ये देख लो एक बार जल्दी से इंपॉर्टेंट फीचर्स, ये मैंने टेलीग्राम से स्क्रीनशॉट ले लिया है। सोप स्टोन का यूज किया है, अमलगमेशन ऑफ द्रविडियन, वेसारा एंड नगरा स्टाइल, बिल्ट ऑन स्टेलाइट प्लेटफॉर्म, जिसको आप स्टार शेप प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हो। दे आर साइन, आपको शिवा टेम्पल दिख जाएंगे, वैष्णव टेम्पल दिख जाएंगे, और जैनिज्म टेम्पल के भी यहाँ पे दिखेंगे, जैनिज्म टेम्पल भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, राइट, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट कौन कौन से जगह मतलब इंडिया से इस लिस्ट में है, कितने हैं, 43 हैं अब, ठीक है। अब ये 42nd होयसाला टेम्पल्स थे, 43rd पता है कौन सा है, 43rd ये है मोइदम्स। मोइदम्स क्या है, माउंट ब्यूरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी, ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना, ये ब्यूरियल सिस्टम मोइदम्स। सो ये 43rd एंट्री है, तो इसको आप देख लेना, रानी की बाग, अजंता अलोरा केव्स, ठीक है, जंतर मंतर, कुतुब मीनार, ठीक है, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, धोलावीरा, हरप्पन सिटी, सो नंदा देवी, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुंदरबन। सो 35 कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल, 1 मिक्स्ड। 1 मिक्स्ड कौन सी है, कंचनजुंगा नेशनल पार्क, ये वाला, ठीक है, ये मिक्स्ड है, ठीक है। सो दैट इज देयर, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो और कमेंट में लिखना अगर गलत हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं राइज ऑफ ए न्यू जापान। तो सी राजा मोहन जी ने ये आर्टिकल लिखा। तो शुरू में क्या था, जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान डिफीट हो गया था, तो जापान ने बोला कि हम पैसिफिज्म की पॉलिसी अपनाएंगे, वी विल अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ पैसिफिज्म, मतलब हम आर्मी कैपेबिलिटी अपनी बढ़ाएंगे नहीं, आर्मी पे एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, ठीक है, और मिलिट्री कन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब यूएसए ने बोला हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, तो जापान बन गया प्रोटेक्टरेट स्टेट ऑफ यूएस इन एशिया।
तो अब जापान ने अपनी एनर्जीज का इस्तेमाल किया सही डायरेक्शन में, क्योंकि अब उनको सिक्योरिटी की चिंता नहीं थी, सिक्योरिटी की चिंता यूएसए ले रहा था उनकी, ठीक है। तो उन्होंने जापान ने अपनी इकोनॉमी को बिल्ड किया, कमर्शियल टेक्नोलॉजी पे काम किया और पावर हाउस बन गया बाई लेट 1960s। और अब जापान वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया आफ्टर यूएस, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ है ना, अब जापान अपनी इस पैसिफिज्म की पॉलिसी को चेंज कर रहा है। क्यों चेंज कर रहा है, देखो क्यों चेंज कर रहा है। इंपॉर्टेंट रीजन, पहला इंपॉर्टेंट रीजन, राइज ऑफ चाइना एंड इट्स मिलिट्री असर्शन, ठीक है। तो चाइना के साथ जापान का टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी है, ठीक है। तो लेकिन चाइना का राइज हो रहा है और चाइना अपनी मिलिट्री पावर को असेट भी करता है। साथ में ना बीजिंग और मॉस्को, मतलब चाइना और रशिया, वो एक दूसरे के साथ उनकी क्लोजनेस बढ़ रही है, स्पेशली मिलिट्री बॉन्ड बढ़ रहा है। और उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो और कंट्रीज़ को ये बोल रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ को भी ये बोल रहा है कि भाई आपकी सिक्योरिटी का खर्चा हम क्यों उठाएं। तो जापान को ये डर है कि एनी टाइम यूएस कैन विड्रॉ इट्स सिक्योरिटी प्रोटेक्शन फ्रॉम जापान एंड अदर एशियन अलाइज, ठीक है। तो इसलिए जापान को लग रहा है अगर हमको रीजनल सिक्योरिटी इंश्योर करनी है और अपने आप को बचाना है तो हमको ये जो पैसिफिज्म की पॉलिसी थी ना, शांति वाली, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो अब जापान क्या कर रहा है, मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है, ठीक है। क्रूज मिसाइल्स वगैरह, दूसरी मिसाइल्स वगैरह उसको परचेज कर रहा है, ठीक है, उसको बिल्ड कर रहा है, ठीक है। और जापान ने जो सेल्फ इम्पोज्ड बैन था कि हम लीथल वेपन्स का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे फ्रेंडली नेशंस को, उसको भी हटा दिया है, ठीक है। और जापान इज लीडिंग द ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम। इसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू मेक 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट, ठीक है। सो ये है जापान के बारे में। देखो जो डिस्प्यूट की बात की ना मैंने जापान और चाइना के बीच में, वो है शेंकाकू आइलैंड को लेकर, जो कि ईस्ट चाइना सी में है, ठीक है। और शेंकाकू आइलैंड इनको जापान में बोला जाता है और दियाऊ आइलैंड चाइना बोलता है इन आइलैंड को, ठीक है। तो ईस्ट चाइना सी में, साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट के बारे में तो आपको सुना ही होगा। यहाँ पे ये ईस्ट चाइना सी में शेंकाकू आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट है, ठीक है। ये है जापान, दिस इज सी ऑफ जापान, ये पैसिफिक ओशन है, दिस इज येलो सी, दिस इज नॉर्थ कोरिया, दिस इज साउथ कोरिया, ठीक है। ये चाइना, ये चाइना की कैपिटल बीजिंग, ठीक है। सो दैट इज देयर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं SLU की। क्या है ये, सिंबल लोडिंग यूनिट्स हैं। देखो देखो जो हमारा EVM होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है बैलेट यूनिट, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है वीवीपैट। वीवीपैट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इट प्रोड्यूसेस द पेपर ऑडिट ट्रेल ऑफ योर वोट। और बैलेट यूनिट क्या करता है, वो यूनिट जहाँ जो मशीन में ना जब बटन प्रेस करते हो कि किसको वोट दे रहे हो, वो है बैलेट यूनिट। अब ये सिंबल लोडिंग यूनिट क्या है, देखो जब हमने वीवीपैट इंट्रोड्यूस किए थे तभी हमको सिंबल लोडिंग यूनिट्स इंट्रोड्यूस करनी पड़ी, क्योंकि देखो वीवीपैट की मदद से आप क्या कर रहे हो, बेसिकली वो पेपर निकलता है ना 7 सेकंड के लिए, वो स्लिप निकलती है। उस स्लिप से आप ये वेरीफाई कर पाते हो ना कि बैलेट यूनिट पे आपने जो बटन प्रेस किया है उसी बंदे को, उसी कैंडिडेट को वोट गया है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उस पेपर स्लिप पे सही इंफॉर्मेशन हो, करेक्ट इंफॉर्मेशन हो, उसके लिए क्या जरूरी है ना, उसके लिए क्या जरूरी है कि जो कैंडिडेट के नेम और सिंबल्स हैं वो सही से लोड हो वीवीपैट मशीन में, करेक्टली लोड हो इन द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है, राइट। तो उस काम के लिए हमको क्या चाहिए होता है, उस काम के लिए हमको चाहिए सिंबल लोडिंग यूनिट, ठीक है। सो सिंबल लोडिंग यूनिट का काम क्या है, इट इज यूज्ड टू लोड द सिंबल्स ऑफ द कैंडिडेट्स ऑन टू वीवीपैट मशीन, ठीक है। अब ये मैच बॉक्स साइड डिवाइस है जो लैपटॉप से कनेक्ट होता है, जहाँ फिर वे सिंबल लोडिंग एप्लीकेशन होता है, इज यूज टू लोड अ बिट मैप फाइल कंटेनिंग द कैंडिडेट नेम, सीरियल नेम एंड सिंबल। बस इतना ही जानना है आपको। और कंटेक्स्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला है कि आप ना ये जो SLUs हैं, सिंबल लोडिंग यूनिट, इनको सील और सिक्योर करके रखो फॉर 45 डेज आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट। बस अब इतना ही जानना, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और अभी हमने 18th लोकसभा इलेक्शन कंडक्ट करवाए और मोदी जी की सरकार फिर से आई है, ठीक है, NDA की सरकार आप बोल सकते हो। सो मोदी जी 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। अब ये सब उतना काम का नहीं है। आर्टिकल 324 आपको पता है, इट गिव्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो 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 ठीक है। अब इसरो ना सैटेलाइट का यूज़ कर रहा है फॉर रिमोट सेंसिंग टू एनालाइज ग्लेशियल लेक्स। ग्लेशियल लेक्स हमने पहले भी पढ़ लिया है। ग्लेशियल लेक्स कैसे बनती है, जब ग्लेशियल मेल्ट होते हैं और एक डिप्रेशन सब क्रिएट होता है, ठीक है, और उसमें वो पानी भर जाता है तो उससे ग्लेशियल लेक बनती है। और फिर ग्लेशियल लेक की वजह से अगर वो ब्रीच होती है तो ग्लेशियल लेक
आउटबर्स्ट फ्लड भी देखने को मिलते हैं। इसरो ने ग्लेशियर लेक को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। मोरेन डैम्ड, मोरेन और रॉक्स और सॉइल की डेब्रीज होती है। जो ग्लेशियर मूव कर रहा था उसके बाद ये रॉक और सॉइल बचता है ना, उस वो डैम सा बना देता है, उसको बोलते हैं मोरेन डैम। फिर आइस डैम, मतलब आइस रोक रहा है उस लेक के पानी को, ठीक है। इरोजन बेस्ड और अदर्स, ठीक है। इरोजन बेस्ड में क्या है, इरोजन बेस्ड लेक्स आर फॉर्म्ड व्हेन वाटर इज डैम्ड बाय इरोजन क्रिएटेड डिप्रेशन, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब एक और चीज आपको देखने की जरूरत है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। घी पान घाट लेक ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। और साउथ लोनाक लेक कहाँ पर है, सिक्किम में। और उत्तराखंड में कौन कौन सी लेक है, वसुंधरा ताल वगैरह हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। राइट, अब बढ़ते हैं आगे। नाउ ये है रीर और नीर के बारे में, ठीक है। रीर और नीर के बारे में देखो, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ देखो, नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट, इसका मतलब है कि आपको कितना रुपया लगेगा टू बाई अ डॉलर। मतलब मुझे डॉलर परचेज करना है, 1 यूनिट डॉलर परचेज करना है, 1 डॉलर मुझे चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे कितने रुपीस देने पड़ेंगे, हाउ मच यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज नीडेड टू बाय अ यूनिट ऑफ गिवन फॉरेन करेंसी। चाहे डॉलर हो या अगर दूसरे के साथ कर रहे हो चाइनीज रेनबिनबी, तो वो भी कर सकते हो आप कंपेयर। तो 1 डॉलर को परचेज करने के लिए सपोज अभी आपको 80 रुपये देने पड़ते हो, 80 यूनिट ऑफ रुपीज आपको लग रहा है, 80 रुपीज। और कुछ टाइम बाद अब 1 डॉलर परचेज करने के लिए आपको 84 रुपीज देने लग रहे हैं। इतना 4 रुपये बढ़ गया। मतलब इसका मतलब क्या हो, जो हमारा रुपी है ना उसकी वैल्यू कम हो गई। वैल्यू कम होने का मतलब है रुपी डेप्रिशिएट हुआ। जब रुपी डेप्रिशिएट हुआ तो इसका मतलब क्या है, जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ गया ना। पहले 80 था, एक्सचेंज 80 रुपये में 1 डॉलर मिल जा रहा था, अब कितना है, 84 में 1 डॉलर मिल रहा है। तो यानी नॉमिनल एक्सचेंज रेट जब इंक्रीज होता है इसका मतलब क्या है, रुपी डेप्रिशिएट होता है। प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट, काम आएगा आगे। अब बात करते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इफेक्टिव वर्ड जोड़ दिया। देखो हम सिर्फ क्या यूएसए के साथ ट्रेड करते हैं, नहीं, और भी कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं ना। तो आरबीआई ने जैसे पीछे भी देखो आप, यहाँ पे 2 बास्केट बना रखे, 40 करेंसी बास्केट और 6 करेंसी बास्केट। इस 6 करेंसी बास्केट का मतलब ये है कि हम यूएस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो उन्होंने यूएस की करेंसी को इस बास्केट में रखा है, जैसे डॉलर को, फिर यूरो, फिर चाइनीज युआन, ब्रिटिश पाउंड और जैपनीज येन और हांगकांग डॉलर, ठीक है। सो ट्रेड वेटेड एवरेज ले रहे हैं एट विच रुपी इज एक्सचेंजेबल विद दीज बेसिक करेंसी बास्केट, है ना। तो अब क्या है समझो, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि रुपी में बी अप्रिशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू डॉलर, रुपी में बी अप्रिशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू यूरो, और इट मे बी डेप्रिशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू चाइनीज युआन और रेनमिनबी। तो हमको क्या लेना है, वेटेड एवरेज वैल्यू लेनी है करेंसी की रिलेटेड टू अदर मेजर करेंसीज ट्रेडेड विद इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। अगर 6 करेंसी का हमने बास्केट बनाया तो उसको अब ये कहीं पे अप्रिशिएशन हो रहा है, कहीं पे से डेप्रिशिएशन हो रहा है, कहीं पे अप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन ही हो रहा है, तो हम ये लेंगे कि भाई इंडियन, अब हमको अगर जो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकालना है तो इनका हम वेटेड एवरेज लेंगे। वेट, हर करेंसी को ना वेट असाइन किया हो गया। मतलब सपोज डॉलर के साथ, हम यूएस के साथ हमारा ज़्यादा ट्रेड होता है, डॉलर को ज़्यादा वेट मिलेगा, है ना, ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, फिर अकॉर्डिंगली तो फिर उनका हम वेटेड एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो उस जो वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है। अब रुपी, ये आरबीआई ने 40 करेंसी का बास्केट क्रिएट किया और 6 करेंसी का बास्केट क्रिएट किया, तो हमने ये देख लिया। अब ये नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इसको निकालने का फॉर्मूला ये है, ठीक है। सो अब इस फॉर्मूले में ई क्या है और ई आई क्या है ये हमको जानना है बस। देखो ई है यहाँ पे रुपीज एक्सचेंज रेट विद रिस्पेक्ट टू एस डी आर, IMF की करेंसी है ना एस डी आर। तो 1 रुपये में मैं कितने एस डी आर परचेज कर सकता हूँ, या 1 रुपये से हम कितने एस डी आर एक्सचेंज कर सकते हैं। और ई आई का मतलब है एक्सचेंज रेट ऑफ फॉरेन करेंसी विद रिस्पेक्ट टू एस डी आर। ये फॉरेन करेंसी डॉलर भी हो सकती है, चाइनीज युआन भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। सो कितने डॉलर में कितने एस डी आर आप एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। तो 1 डॉलर और सॉरी 1 रुपीज़ में आप कितने एस डी आर परचेज कर सकते हो, ये है ई। और ई आई क्या है, 1 डॉलर में आप कितने एस डी आर परचेज कर सकते हो। तो अगर ई बाई ई आई इंक्रीज करता है तो इसका मतलब क्या है, ई बाई ई आई इंक्रीज करता है, इसका मतलब क्या है, 1 कैन बाई मोर एस डी आर इन 1 रुपीज़। सो इसका मतलब क्या है कि रुपी क्या कर रहा है, हमारा अप्रिशिएट कर रहा है, हमारा रुपी अप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखो, सो ई बाई ई आई इंक्रीज हो रहा है, इसका इंप्लीकेशन क्या है, मतलब नीर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना। देखो ई बाई ई आई इंक्रीज हो रहा था, मतलब हम 1
रुपए में और ज़्यादा SDR परचेज कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, तो इसका मतलब है रुपये की वैल्यू बढ़ रही है। तो रुपये की वैल्यू बढ़ रही है तो नीर की वैल्यू बढ़ रही है। सो रुपी की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है, रुपी एप्रिशिएट हो रहा है। तो जब रुपी एप्रिशिएट होता है तो नीर इंक्रीज होता है, जब नीर इंक्रीज होता है तो इसका मतलब रुपी एप्रिशिएट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन हमने बोला था कि जब नॉमिनल एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है तो इसका मतलब रुपी डेप्रिशिएट होता है। देखो दोनों में डिफरेंस है, ये नीर है और वो है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है। अब यहां देखो, आप देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो इसका मतलब क्या, नॉमिनल एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की बात नहीं कर रहे हैं। और ये देखो रुपी बाई डॉलर को आप क्या लिख सकते हो, 1/84, यानी इसको आप रुपी बाई डॉलर को आप क्या बोल सकते हैं, 1 बाई एक्सचेंज रेट, है ना। अब नीर में क्या है, E/EI, है ना। E/EI का मतलब क्या, रुपीज बाई डॉलर। तो ये रुपी बाई डॉलर को आप रिप्रेजेंट, यहाँ जो रुपी बाई डॉलर है इसको हम एक्सचेंज रेट से रिप्लेस कर सकते हैं ना। इट इज E/EI is representing rupees by dollar, or in the same manner you can say rupee by dollar is representing this 1 by exchange rate. So इसकी जगह आप हम क्या इसको इनफॉर्मली नीर को किससे लिंक कर सकते हैं, एक्सचेंज रेट से। सो नीर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो मतलब अगर एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो नीर क्या होगा, नीर की वैल्यू कम होगी। और जब नीर की वैल्यू कम होती है तो क्या होता है, रुपी की वैल्यू भी कम होगी, ठीक है। क्योंकि जब नीर की वैल्यू बढ़ेगी, नीर की वैल्यू जब बढ़ेगी, नीर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब रुपी भी एप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। सो इंक्रीज इन नीर इंडिकेट्स एप्रिशिएशन ऑफ लोकल करेंसी अगेंस्ट द वेटेड बास्केट ऑफ करेंसी ऑफ इट्स ट्रेडिंग पार्टनर, बास्केट ऑफ करेंसीज, है ना, ठीक है। अब फाइनली हम बात करते हैं रीर की। रीर की क्या है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रियल मतलब अब हम इन्फ्लेशन भी एडजस्ट कर रहे हैं नीर में, तो नीर इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन इज रीर, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला ये है, सेम फॉर्मूला ये है, ठीक है, E/EI, लेकिन साथ में ये भी हमने ऐड किया P/PI। अब P/PI क्या है, मतलब इंडिया में इन्फ्लेशन कितना है और ट्रेडिंग पार्टनर, जैसे हम यूएस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, चाइना के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पे इन्फ्लेशन कितना है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमने ये लिया है, CPI इंडिया और CPI ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। तो जैसे नीर का जो रिलेशन था एक्सचेंज रेट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, वैसे ही यहाँ पे रीर का भी आप लिख सकते हो ना, 1 बाई एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। तो एक्सचेंज रेट का चेंज होता है ना, अगर एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है, मतलब $1 पहले 80 रुपये में मिल रहा था और अब 84 रुपये में मिल रहा है, तो एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है। तो इसका रीर पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा और नीर पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा सेम ही पड़ेगा, सेम पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद देयर कैन बी डाइवर्जेंस बिटवीन रीर एंड नीर। क्यों क्यों क्योंकि आप इन्फ्लेशन तो काउंट करोगे ना, क्योंकि रीर का एक और रिलेशन है किसके साथ, इन्फ्लेशन इंडिया में कितना है और यूएस में इन्फ्लेशन कितना है या सऊदी अरेबिया में इन्फ्लेशन कितना है। सो ट्रेंड ऑफ रीर कैन बी डिफरेंट फ्रॉम नीर बिकॉज इन्फ्लेशन कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्री, मतलब इंडिया में कुछ और हो सकता है, ट्रेडिंग पार्टनर में कुछ और होता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये हम आसानी से कर लेंगे, ठीक है। एक्सचेंज रेट क्या होता है, इज इंडेक्स, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज एन इंडेक्स ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ इट्स एक्सचेंज रेट विज़ द करेंसीज ऑफ इंडियाज मेजर ट्रेडिंग पार्टनर। आरबीआई ने कंस्ट्रक्ट किया 6 करेंसी बास्केट, 40 करेंसी बास्केट, 6 करेंसी में डॉलर, यूरो, युआन, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन, हांगकांग डॉलर, ठीक है। और ये जो 40 करेंसी वाला है, इट इज अकाउंटिंग फॉर अबाउट 88% ऑफ इंडियाज एनुअल ट्रेड, ठीक है। और बेस ईयर क्या लिया नीर और रीर का, बेस ईयर है 2015-16, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सो इंक्रीज नीर अगर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, रुपी अप्रिशिएट हो रहा है। ये अभी हमने समझ लिया ना, अच्छे से हमने समझ लिया। अगर नीर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मतलब रुपी अप्रिशिएट हो रहा है, और अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब कि ओवरऑल एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है, राइट। अब रीर के बारे में देख लो, रीर इज नीर एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, ठीक है। तो अगर एक कंट्री का नॉमिनल एक्सचेंज रेट गिर रहा है, लेकिन कितना गिर रहा है, कम गिर रहा है देन इट्स डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रेट, मतलब इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है और ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट गिर गया, तो इसका मतलब क्या, हमारी करेंसी इन रियल टर्म्स वो क्या होगी, एप्रिशिएट करेगी। देखो ये फॉर्मूला देखो ना, ठीक है, ये इसकी जगह क्या आप लिख सकते हो, एक्सचेंज रेट गिर रहा है ना, एक्सचेंज रेट गिर रहा है लेकिन इससे कम गिर रहा है, इन्फ्लेशन से कम गिर रहा है, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन से कम गिर रहा है, तो क्या होगा, रीर क्या होगा, जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो
द करेंसी हैज़ एक्चुअली अप्रिशिएटेड इन रियल टर्म्स। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, सो बेस ईयर हमने इसका भी वही लिया है 2015-16 फॉर द वैल्यू ऑफ 100। ठीक है, अगर देखो एनी वैल्यू अबव 100 मतलब ओवर वैल्यूएशन हो रहा है। ठीक है, सो टू दैट एक्सटेंट रुपीज ओवर वैल्यू टुडे इन टर्म्स ऑफ इट्स रेट। सो एनी इंक्रीज इन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का मतलब ये है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट विच इज बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, मतलब जो हम प्रोडक्ट दूसरी कंट्रीज में बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनका प्राइस बढ़ रहा है, राइट, देन द प्राइस ऑफ इट्स इम्पोर्ट। मतलब हम कुछ इम्पोर्ट भी कर रहे हैं और कुछ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनका प्राइस बढ़ रहा है। तो जब प्राइस बढ़ता है ना दूसरी कंट्री में, तो दूसरी कंट्री में जो यूएसए वाले हैं, अमेरिकन हैं, चाइनीज हैं, उनके लिए इंडियन प्रोडक्ट महंगे हो गए। महंगे हो गए तो वी विल बी लूज, मतलब वी विल लूज ट्रेड कम्पिटिटिवनेस, जो कि लॉन्ग टर्म में सही नहीं है। तो प्लीज इस बात को याद रखना, अगर रीड इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब वी आर लूजिंग दी ट्रेड कम्पिटिटिवनेस। ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म में सही नहीं है। ठीक है, मतलब हमारे प्रोडक्ट दूसरी कंट्रीज में महंगे हो रहे हैं, राइट। सो दिस इज देयर। अब बात करते हैं फी थ्री की। फी थ्री की क्या है? ये फी थ्री क्या है? ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने अनवील किया है। ये लाइट वेट एआई मॉडल है। ठीक है, और इसको आप बोल सकते हो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है। ये क्या है? स्मॉल लैंग्वेज मॉडल, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल क्या है? कॉम्पैक्ट वर्जन है लार्ज लैंग्वेज मॉडल के। हमने एलएलएम के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, और ये भी क्या करता है? कॉम्प्रीहेंड करता है और ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट करता है। ठीक है, अब एल एल एम और एस एल एम के बीच में क्या डिफरेंस है? देखो एल एल एम जो है ना, दे आर ट्रेन्ड ऑन मैसिव जनरल डाटा। ठीक है, और जो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है वो स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए बनाए गए। ठीक है, दे आर कस्टमाइज्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क, है ना, और वो ज़्यादा एक्यूरेट है और ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, टारगेटेड ट्रेनिंग होती है, मतलब हम स्पेसिफिक डाटा इनपुट करते हैं। जो डाटा हम दे रहे हैं ना एसएलएम को, वो स्पेसिफिक है, डिमांड ड्रिवन है। सो इन ये कंप्यूटिंग पावर भी कम लगती है इसमें, और एनर्जी जो कंजप्शन होता है वो भी कम होता है कंपेयर टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल। आप बात करते हो लेटेंसी की। लेटेंसी की मतलब कि आपने कुछ डाटा इनपुट किया है ना, और उसके बाद ये रिस्पॉन्स कितने टाइम में देगा? ये स्मॉल लैंग्वेज मॉडल वो क्या है? एलएलएम से कम है, मतलब बहुत जल्दी दे देगा। कॉम्पैक्ट साइज ऑफ एसएलएम अलाउज फॉर क्विकर प्रोसेसिंग, जल्दी प्रोसेस करेगा, जल्दी रिस्पॉन्स देगा, और रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट, चैटबॉट, इसके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, और चीपर भी है। एसएलएम को डेवलप करना, डिप्लॉय करना चीपर है कंपेयर टू एलएलएम। ठीक है, सो ये सब फायदे हैं। फी थ्री इज अ फैमिली ऑफ ओपन एआई मॉडल दैट आर द मोस्ट कैपेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव एसएलएम अवेलेबल। ठीक है, किसका है फी थ्री? माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो एल एल एम के बारे में पता चल गया है, एस एल एम के बारे में भी पता चल गया है। अब ये बात कर रहे हैं ग्लोबल ट्रीटी ऑन प्लास्टिक वेस्ट। आर्टिकल में ही लिखा गया कि 175 से ज़्यादा कंट्रीज ओटावा में मिल रही है। तो ये ना फोर्थ राउंड था नेगोशिएशन का, लेकिन फिफ्थ राउंड कहाँ होना था? फिफ्थ राउंड होना था साउथ कोरिया में, लेकिन ट्रीटी नहीं साइन हो पाई। टारगेट ये था कि 2024 के एंड तक दे विल कम विद अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी बना लेंगे, ऐसा इन्वायरमेंट असेंबली, यूएन की जो इन्वायरमेंट असेंबली, उन्होंने सोचा था, बट ऐसा नहीं हो पाया। देखो यहाँ पे देखो, प्लास्टिक ट्रीटी टॉक्स फेल ओवर डिसएग्रीमेंट ऑन प्रोडक्शन कट। कितना प्लास्टिक प्रोडक्शन को कम करना है उसके ऊपर एग्रीमेंट नहीं हो पाया, इसलिए ट्रीटी साइन नहीं हो पाई। आपको क्या क्या याद रखना है? आपको एक याद रखना है, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर 20% ऑफ वर्ल्ड्स प्लास्टिक एमिशन। जितना कितना? 9.3 मिलियन टन एनुअली। सो मीन्स में डाटा भी यूज़ कर सकते हो, और प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, प्लास्टिक वेस्ट लीक्स इनटू एनवायरनमेंट, स्पेशली इनटू रिवर, कोस्ट एंड गेट्स डम्प्ड इनटू ओशन। फिर इनहेल करोगे एंड ऑल। वेस्ट ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स थ्रू वाटर, एयर एंड फूड, एंड द फूड एंटर्स द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सो एयर में जा रहा है, फार्मलैंड में जा रहा है, फ्रेश वाटर में जा रहा है। ठीक है, देखो माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है? पीसीस स्मॉलर देन 0.5 mm इन डायमीटर। नैनोप्लास्टिक पीसीस दैट आर जस्ट 100 नैनोमीटर्स और स्मॉलर। ठीक है, और इसमें इससे क्या इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ओशंस में जो स्पीसीज रहते हैं, मरीन स्पीसीज, उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज देयर। अब इसके बाद आपको ये याद रखना है, कंटेक्स्ट भूल जाओ। कोरो वाइट ट्राइब कहाँ मिलती है? न्यू गिनी में मिलती है। कंटेक्स्ट ये है कि जो बिडेन है ना, उन्होंने बोला, जो यूएस के प्राइम मिनिस्टर हैं अभी, ठीक है, मतलब अब नहीं रहेंगे थोड़े दिनों बाद, तो उन्होंने बोला है कि जो कोरोवाई ट्राइब है ना न्यू गिनी की, वो ना आदमियों को खाती है, कैनाबिलिज्म प्रैक्टिस करती है।
सो बस कोरोवाई ट्राइब कहाँ पे, न्यू गिनी की, पपुआ न्यू गिनी। और ये जो पपुआ है ये इट इज़ अंडर इंडोनेशिया, ठीक है, दिस इज पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। सो कोरोवाई ट्राइब, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब दिस इज देयर, देखो चाइना के पास ना एक युआन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, तो उन्होंने इसका एक वेरिएंट बनाया और उसको किसको दे दिया, पाकिस्तान नेवी को, जिसको वो बोलते हैं हैंगर क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, ठीक है। अब डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का मतलब क्या है कि डीजल इंजन यूज हो रहा है विच इज पावरिंग दी सबमरीन, ठीक है। अब जो सबमरीन्स होती है ना वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, एक होती है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, है ना, और एक होती है न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, एक होती है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, ठीक है। न्यूक्लियर पावर सबमरीन का मतलब है इसमें न्यूक्लियर पावर का यूज कर रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उससे सबमरीन चल रही है। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन का मतलब ये है कि इस सबमरीन में न्यूक्लियर वेपन आप डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। और जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है तो मतलब डीजल फ्यूल यूज कर रहे हो, ठीक है, और फिर वो फ्यूल से जो पावर जनरेट हो रही है उससे ये मोटर चल रही है, ठीक है। सो डीजल इलेक्ट्रिक, अब डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो होती है ना उनको बार बार सरफेस पे आना पड़ता है, पानी के बाहर आना पड़ता है, तो इनका स्टेल्थ फीचर कम है, ठीक है, इजीली आइडेंटिफाई हो सकती है। चाइना मतलब अगर इंडिया की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है तो चाइना आइडेंटिफाई कर सकता है ना कि अगर जैसे पानी के बाहर आएगी, तो ऐसा इनका स्टेल्थ फीचर को बढ़ाने के लिए एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम आता है, तो इससे क्या होगा कि पानी में आने की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। और अब जब न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो होती है उसमें ना आप ये जो सबमरीन को लंबे लंबे टाइम तक पानी के नीचे ही रख सकते हो, ऊपर आने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको एयर लेने की जरूरत नहीं है ना, सांस हवा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डीजल वाले में क्या है उसको बर्न करना है तो इट नीड ऑक्सीजन, इट नीड एयर, बट न्यूक्लियर में क्या हुआ, न्यूक्लियर रिएक्टर उसको पावर कर रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। सो जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन होती है उनमें स्टेल्थ फीचर ज़्यादा होता है, ठीक है। हमारे पास कौन सी न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अब ये देखो कामराज प्लान क्या था, कामराज प्लान मतलब ये कामराज कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने कांग्रेस के वर्कर्स वगैरह को नेहरू जी के टाइम पे बोला कि भाई पार्टी को रिबिल्ड करना है तो आप ना गवर्नमेंट पोजीशन वगैरह छोड़ो, मंत्री पद वगैरह छोड़ो और ग्राउंड पे आकर काम करो, ठीक है। तो ये ठीक है, बस हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है हमको, ठीक है। सो दिस इज देयर, सो राइट, सो अब अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स हमने कंप्लीट कर लिए थ्रू एक्सप्लेन पेज। आई होप यू लाइक दिस इनिशिएटिव, कीप लाइकिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स 2025।